सच में समझ में नहीं आता है, क्योंकि नेशनल अवार्ड और बहुत सारा, अगेन IIM भी बहुत सारा दुनिया भर गया, लेकिन इंडस्ट्री में एक अवार्ड नहीं मिला। इवन माय ब्रदर निखिल के टाइम पे मुझे डेब्यू डायरेक्टर का नॉमिनेशन भी नहीं मिला था। अवार्ड तो आप छोड़ो, जूही को भी कुछ नहीं मिला, संजय को भी कुछ नहीं मिला। इफ यू लुक बैक, वो जब टेलीविजन आया था ना, तब भी एक समय के लिए ना लोग सिनेमा नहीं जा रहे थे, तो हम सबको लग रहा था कि अच्छा ये तो सिनेमा का खत्म हो गया। लेकिन सिनेमा कभी खत्म नहीं होगा, एक फेज है। तो अभी सब भाग रहा है ओटीटी, वो तब सब भाग रहा था टेलीविजन, इतने सारे केबल्स आ गए। लेकिन जो सिनेमा का जो एक अलग चार्म है, एक साथ 200 लोग बैठ के एक फिल्म देख रहे हो, साथ पे फ्रेंड्स लेके, वो तो एक मोबाइल स्क्रीन पे वो एटमॉस्फेयर भी नहीं आएगा। मेरे लिए ये हमेशा मैं सोचता हूँ कि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। मेरा जो पिता माता दोनों टीचर थे, और भूटान में मेरा जन्म हुआ था, जहाँ पे बचपन से मम्मी का बहुत सिनेमा का शौक था। तो हर फ्राइडे वहाँ नया फिल्म लगता था, और हर फ्राइडे हम जाते थे। दूर था, 1 घंटा दूर था जो सिनेमा हॉल, बट हम पैदल चल चल के जाते थे। और कभी कभी देर हो जाता था, लेकिन मेरा पापा जो थे वो स्कूल का प्रिंसिपल था, और जो सिनेमा हॉल का मैनेजर था उनका बेटा भी स्कूल पे ही पढ़ता था। तो मैं पापा फोन करके बता देता था कि हमारा देर हो रहा है, तो सिनेमा हॉल पे भी उन लोग प्रोजेक्शन देर पे स्टार्ट करता था, वेट करता था हम लोग कब पहुंचेंगे वहाँ। तो तब से बहुत अर्ली एज से एक्सपोजर हर किस्म के सिनेमा का था, क्योंकि भूटान में वो इंडियन एम्बेसी में बहुत अच्छे अच्छे पैरेलल सिनेमा जो है वो भी होता था। और हम बचपन से दोनों किस्म के कमर्शियल फिल्म्स भी देखा है, और जो श्याम बेनेगल, केतन मेहता, वो सारा फिल्म्स भी देखा है। और पता नहीं क्यों हमेशा जो थोड़ा अलग किस्म के फिल्म था, बचपन से मुझे ज्यादा उस पे आई यूज्ड टू बी मोर अट्रैक्टेड उस तरह का फिल्म। और क्लास 8 पे जब मैं था, एक फिल्म देखा था श्याम बेनेगल का, जुनून बोल के। तो वो देख कर ना इतना समझ में नहीं आया तब, लेकिन जो उनका विजुअल्स था, कलर्स था, म्यूजिक था, वो ना बहुत एक इन्फ्लुएंस कर रहा था। और तब से मुझे लग रहा था मुझे इसका हिस्सा बनना है, मालूम नहीं था कैसे। और फिर स्कूलिंग के बाद मैं जब कलकत्ता आया, तब मैं जादवपुर यूनिवर्सिटी में आर्ट्स कंपैरेटिव लिटरेचर शुरू कर दिया, और वहाँ से प्रॉपर एक्सपोजर टू सिनेमा मिलने लगा, क्योंकि मैं फिल्म स्टडीज़ भी करने लगा। और फिल्म क्लब जो जादवपुर यूनिवर्सिटी पे था, वहाँ दुनिया के हर जगह का फिल्म्स दिखाते थे। और वहाँ ही मुझे, मैं जब जर्मन लैंग्वेज भी सीखता था, एक स्कॉलरशिप मिला, और मैं बर्लिन में गया फिल्म मेकिंग सीखने के लिए। ये तो वो एक जो बहुत दिन से सपना था, उस पे लगा अभी कि थोड़ा जो गोल है उसका करीब जा रहा हूँ, क्योंकि एक फॉर्मल ट्रेनिंग मिल रहा है। क्योंकि तब तक मुझे हमेशा लगता था कैसे कैसे कुछ हासिल किया जाए, जो क्योंकि एक्सपेंसिव है फिल्म मेकिंग सीखना। तब अभी जैसा बहुत सारे इंस्टीट्यूट है, तब वैसे भी नहीं था, खाली एफटीआई पे था, जहाँ पे मेरा सिस्टर को एडमिशन मिल गया था फिल्म एडिटिंग का। लेकिन मैं 2 बार ही फेल हो गया मुझे नहीं मिला। और लेकिन मुझे ये स्कॉलरशिप मिल गया जर्मनी में जाने के लिए, और मैं वहाँ फिल्म एडिटिंग का कोर्स किया, और वापस आके सर बॉम्बे इसमें में। एक चीज था, एक तो ये साल जी, बताइएगा, अपनी एज भी बताइएगा, और स्कॉलरशिप के पैसे भी। मेरा एज है 54 अभी, और जब मैं जर्मनी में गया था वो 1991 था, जब मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था, तब गया था। उसका ग्रेजुएशन स्कॉलरशिप का पैसे नहीं था, लेकिन फ्लाइट, स्टे, फूड, पॉकेट मनी और पूरा कोर्स, पूरा एक्सपेंसेस कवर्ड था, क्योंकि ये जर्मन फॉरेन मिनिस्ट्री से स्कॉलरशिप था। तो वो 16 देशों से, सब कंट्री से एक एक स्टूडेंट को चुना गया था, और आई वाज वेरी लकी कि इंडिया से मुझे चुना गया था। नहीं तो
आई कुड नॉट हैव अफोर्डेड कि मैं वहाँ जाके सीखूं। तो उसके बाद मैं बॉम्बे आके एक जगह था, स्टूडियो था प्लस चैनल बोल के, तो वहाँ पहला एडिटर हिसाब के ज्वाइन किया। रेनू सलूजा बोल के बहुत ही फेमस एडिटर थे, उनका साथ ही उनका डिपार्टमेंट वो हेड था, उनके अंडर मैंने तब काम किया। और स्लोली स्लोली ओवर द इयर्स 10 साल मैंने काम किया बॉम्बे में आके, पहले एडिटर, राइटर, म्यूजिक प्रोड्यूसर, आर्ट डायरेक्टर, अलग अलग डिपार्टमेंट में काम किया ताकि मैं सीख सकूं कि क्योंकि गोल मेरा पहले से पक्का था कि फिल्म मेकर ही बनना है। लेकिन मुझे मालूम था मैं सडनली आके बोलूँगा अच्छा मुझे फाइनेंस चाहिए, ये फिल्म बनाना है, कोई नहीं देगा। तो रिलेशनशिप्स बनाने की ज़रूरत था, हर एक चीज़ करके ऑल्सो पता करना था कि ऐसा होता है, ऐसा होता है। तो वो 10 साल मैंने वो सब किया और फिर फाइनली मैं बॉम्बे में आया था 1993 एंड पे, और 2004 पे मैंने माय ब्रदर निखिल शूट करना शुरू किया। तो मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ कि टाइम लगता है, ऐसा नहीं कि तुम आ जाओगे और एक साल में स्टार बन जाओगे या फिल्म मेकर बन जाओगे। रेयर केसेस होता है, लेकिन ज़्यादातर टाइम लगता है क्योंकि ये जो क्राफ्ट है ये सीखने में भी टाइम लगता है। ये जस्ट एक कोर्स करके मतलब नहीं कि तुम्हें सब पता है, क्योंकि ऑन फील्ड जो सीखना है वो बहुत प्रेशियस है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और जो मैंने सीखा काम करते करते वो मैंने जब अपना फिल्म बनाने शुरू किया बहुत ही हेल्प किया, क्योंकि मैंने खुद लिखा, खुद एडिट किया, खुद आर्ट डायरेक्शन किया, खुद पार्ट प्रोड्यूसर भी था। तो बहुत सारे डिपार्टमेंट मैं कर पाया क्योंकि मैंने ये अलग अलग डिपार्टमेंट पे काम किया था। ये अ, जब आप ये जो पहली फिल्म थी सर, अ, उसका आइडिया आपको कहाँ से आया था? क्या आप कर रहे थे या कहाँ गए थे? मतलब हर हर कहानी का एक जन्म होता है, तो उस कहानी का जन्म कहाँ से हुआ था, कैसे? क्योंकि असल लाइफ पर बेसी, तो उनसे मुलाकात कब कहाँ हुई, या क्या काम कर रहे थे तब लगा कि इस पे फिल्म बनानी चाहिए? जी, मैं 2001 शायद एक चैट शो एडिट कर रहा था, मेन ओनली बोल के, वो शेखर कपूर प्रोड्यूस कर रहा था। और उस पे एक शो था जिस पे सब्जेक्ट था HIV एड्स। और वहाँ पे मुझे डोमिनिक डिसूजा, जो फर्स्ट नोन HIV पेशेंट इन इंडिया, पेशेंट जीरो उन्हें कहा जाता है, उनके बारे में पता चला। और मैंने बहुत सारा आर्टिकल्स उनके बारे में पढ़ा, और वो जो उनकी कहानी था, उनकी इमेजेस था, फोटो था, वो ना मेरे दिल पे रह गया। तो जब 2000 मैं सोचा कि अभी मुझे फिल्म बनाना है, ये नहीं कि यही पहला कहानी जो स्क्रिप्ट मैंने लिखा, मैं पहले और भी स्क्रिप्ट लिख रहा था, लेकिन सबको लगता था अच्छा ये बहुत ज़्यादा बोल्ड है, ज़्यादा बोल्ड है। तो फाइनली 2003 में मैं ये माय ब्रदर निखिल लिखना शुरू किया, क्योंकि मुझे लगा कि ये कहानी बहुत दिन से मेरे साथ है, और इसको मैं इस तरह से लिखूं कि जो स्टाइल है फिल्म का, एक डॉक्यू ड्रामा जैसा स्टाइल, फीचर ही होगा लेकिन स्टाइल वैसा होगा कि एक इंसान जो नहीं है उसे जो जो प्यार करता है उसके बारे में कहानी बताता है। तो ताकि हम लो बजट पे भी ये बना सकता है खुद, क्योंकि तब तक मेरा जो दोस्त था, बाद में एक्टर को प्रोड्यूसर संजय सूरी, वो भी मेरे साथ जुड़ गए थे कि ऐसा कुछ लिखो जो हम खुद ही बना सके, क्योंकि जो भी तुम लिख रहे हो बहुत ज्यादा बोर्ड कोई फाइनेंस नहीं कर रहा है। तो उसी तरह शुरू हुआ कि ये कहानी मैंने लिखा, जो इंस्पायर्ड बाय डोमिनिक का स्टोरी था। वो उनका बायोग्राफी ये नहीं है, उनका स्टोरी से इंस्पायर्ड है। और लोग क्या कहते थे, जो प्रोड्यूसर्स या इंडस्ट्री के लोग थे, कि मतलब तुम्हारी पहली फिल्म है, लोग बहुत सारी बातें करते हैं ना कि यार तुम अपनी पहली फिल्म बना रहे हो, ऐसी बनाओ वैसी बनाओ, इतना बोल्ड विषय। मेरा दोस्त शुजाई घोष जब झनकार बीट्स कर रहा था, तो मैं उनको थोड़ा गाइडेंस देने के लिए, क्योंकि वो उनका फर्स्ट फिल्म था, तो संजय ने मुझे रिक्वेस्ट किया था, तो मैं बहुत सारा टाइम
सेट पे जाता था, उसे गाइड करता था शॉट ब्रेक डाउन करने को, ये सब हेल्प बहुत मैंने किया। तो उस समय जूही से एक कांटेक्ट हुआ था, और उसके बाद जब हम माय ब्रदर निखिल, मैं जब लिख रहा था, मैं इमेजिन जूही को हमेशा इमेजिन भी किया था उस रोल पे, क्योंकि उनका जो एक इनोसेंस है, एक जो लविंग स्माइल है ना, मैं सोचा था किस एक्ट्रेस ये रोल, जो सिस्टर का रोल, किसके पास जाऊं, और फर्स्ट पर्सन आई थॉट वाज जूही। एंड फिर संजय, उन्होंने पहले ही जूही से जनकार बीच पे काम किया था, उन्होंने मीटिंग फिक्स किया था। और मैं नरेशन के लिए जब गया था, मैं ना नरेशन बहुत गंदा करता हूँ, तो मैं तो 5 मिनट में नरेशन खत्म कर दिया। तो जूही और मैंने फुल स्क्रिप्ट उनको दे दिया। तो क्योंकि उसे मालूम था संजय को, और उसे ट्रस्ट था कि एक को एक्टर किसी चीज को अच्छा बोल रहा है, तो उसमें तो कुछ तो दम होगा। और उसने पढ़ा स्क्रिप्ट, और 3 दिन बाद मुझे फोन किया, और जूही ने बोला कि मैं तुम्हारा नरेशन पे जाता था तो फिल्म ना बोल देता, लेकिन लकीली मैंने पढ़ लिया स्क्रिप्ट, और मुझे बहुत अच्छा लगा। और मुझे ये भी मालूम है कि तुम लोगों के पास बजट नहीं है, तो डोंट वरी, मैं फिल्म करूंगा, तुम खाली स्पॉट बॉय का एक्सपेंसेस देख लेना। तो आई वाज वेरी वेरी लकी कि जूही जैसा कोई सिर्फ हाँ नहीं बोला, लेकिन वो राइट फ्रॉम बजट टू इतना कोऑपरेटिव था कि एंड आई थिंक दैट्स व्हाई कि इतना पॉजिटिव एनर्जी के साथ जब कोई फिल्म पे आता है ना, तो वो फिल्म पे भी दिखता है। हम लोग जब इसका भी फाइनेंस इनिशियली ट्राई कर रहे थे, लोग हाँ अलग अलग कमेंट किया कि अच्छा, आप क्यों बिपाशा बासु को स्पेशल अपीयरेंस पे मत लाओ, और उनसे संजय का एड्स होना चाहिए। कोई बोला कि अच्छा, आप याना गुप्ता को सिस्टर बना दो। तो हर किस्म की बहुत एब्सर्ड कमेंट्स आ रहा था, लेकिन मुझे संजय का हमेशा सपोर्ट मिला कि तुम स्क्रिप्ट का कुछ मत चेंज करो, क्योंकि ये जो स्क्रिप्ट है बहुत स्पेशल है, एंड आई बिलीव इन इट। हम किसी तरह से जैसा है प्योर फॉर्म पे हम बनाएंगे। तो एक तो है कि एज ए पर्सन ऑल्सो नो, हमेशा मेरा लग था कि मैं एक ऑनेस्ट फिल्म बनाऊं। अभी तक मेरा जिंदगी का सबसे बड़ा वीकनेस है कि मुझे ना वो बॉक्स ऑफिस से उतना इश्क नहीं है जितना अच्छे काम से इश्क है। तो मुझे लगता है कि एक फिल्म 18 साल बाद पहले बनाया, लेकिन आप उसके बारे में आज भी बोल रहे हो। बहुत सारे फिल्म है जो 18 साल पहले बॉक्स ऑफिस पे हिट था, लेकिन लोग भूल गए। तो मेरे लिए शायद ये ज्यादा मायने लगता है। ऐसा नहीं कि पैसा इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन पैसा मेरे लिए ड्राइविंग फोर्स नहीं। किसी तरह अच्छे काम करोगे तो वो अल्टीमेटली ओवर द इयर्स, इमीडिएट बॉक्स ऑफिस नहीं होता है, लेकिन ओवर द इयर्स ये जो फिल्म दुनिया के बहुत जगह स्क्रीन हुआ है, अभी भी डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे आ रहा है, तो उसका इकोनॉमिक्स हो जाता है। इसका इकोनॉमिक्स का जो प्रोसेस है अलग है। तो इसका हम एक्सपेक्ट करेंगे कि 3 दिन पे पूरा रिकवरी हो जाएगा तो निराश हो जाएंगे, लेकिन पेशेंस रहेगा तो ये फिल्म कभी आपको निराश नहीं करेंगे। तो जूही ने बिल्कुल भी कोई फीस नहीं ली थी आपसे? नहीं, एज एन आर्टिस्ट नहीं लिया। क्या बात है। तो फिल्म का बजट क्या था? अब तो बहुत साल हो गए, अब तो एकदम से बजट आप रिवील कर सकते हैं। और कितनी, देखिए इस फिल्म ने जिस तरीके से दुनिया भर में घूमी है ये फिल्म, और जी। मतलब आपके करियर की हो, जूही के करियर की हो, या संजय या पूरब के, मतलब एक ऐसी फिल्म रही है जिसने दुनिया भर में सबसे ज्यादा इसको देखा गया है, सभी के करियर की फिल्म। इससे अच्छी जी। फिल्में जूही ने की हैं, कमर्शियल फिल्में की हैं, लेकिन उसको इस तरीके से इंटरनेशनल यात्रा नहीं मिली है। तो मुझे पैसा और कमाई पे अगर आप कुछ बता पाए। कमाई तो कंटिन्यूअस प्रोसेस है। हर 2 साल पे कोई नया, अभी फॉर एग्जांपल अभी अमेजोन पे है और हॉटस्टार पे है, तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। जब हम बनाए थे फिल्म, हम तब तो डिजिटल नहीं था, फिल्म पे था, और तो 1.5 करोड़ पे बनाए थे तो फिल्म। 1.5 करोड़ में बनी थी। हाँ, 1.5 करोड़ पे। और वो बहुत ही डिफिकल्ट था, क्योंकि वो तो फिल्म के ज़माने में था, स्टॉक
खरीदना होता तो हमेशा रहता था कि अच्छा 1:4 रेशियो ही, उससे ज़्यादा नहीं जा सकते क्योंकि हर कैन बहुत एक्सपेंसिव है। और हम फर्स्ट फिल्म था 27 दिन पे 2 शेड्यूल गोवा पे शूट कर रहे थे क्योंकि मुझे एक गैप चाहिए था ताकि संजय का लुक चेंज हो, उनको शेव करना था, वेट लूज करना था, तो वो था। और मैं बहुत ही लकी था कि ये फिल्म 2 हमने प्रोड्यूस किया था, ये यशराज ने रिलीज किया था, इसीलिए एक जो एक्सपोजर इस फिल्म को मिला वो थैंक्स टू यशराज, क्योंकि वो बाहर का ओह, फिल्म यूजुअली डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं। अभी तक उन्होंने शायद 2 ही फिल्म डिस्ट्रीब्यूट किया, एक है अनुपम खेर का सारांश हाँ और हाँ। एक था हमारे फिल्म माय ब्रदर निखिल। तो आई फील एक्सट्रीमली ग्रेटफुल कि अदिति चोपड़ा ने ये तो हमारे फिल्म को रिलीज किया था। ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी, कैसे आप यशराज फिल्म्स पहुंचे अपनी, मतलब कैसे वो राजी हुई और कैसे आपको लगा कि हम पिच करें कि हमारी फिल्म को आप डिस्ट्रीब्यूट करें? एक्चुअली ये अगेन थैंक्स टू संजय सूरी, क्योंकि मेरा तो फर्स्ट फिल्म था, मेरा किसी के साथ कांटेक्ट नहीं था। तो संजय सूरी ने करण जौहर के लिए एक स्पेशल स्क्रीनिंग रखा था, लेकिन स्पेशल स्क्रीनिंग मतलब वो हॉल पे नहीं, वो एडिटिंग रूम पे छोटा सा मॉनिटर पे, क्योंकि हमारे पास उतना फंड्स नहीं थे तब। तो करण ने फिल्म आके देखा और बहुत रोया। और मुझे तो बहुत टेंशन हो रहा था, इतना बड़ा डायरेक्टर अभी फिल्म देख रहा है, क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि इसके पहले बहुत सारे स्टूडियोज ने फिल्म देखा था और किसी ने कुछ भी इंटरेस्ट नहीं दिखा, इतना बुरी तरह से हम लोगों को डिसमिस कर दिया था कि बहुत निराश हम हो गए थे। लेकिन करण ने जब फिल्म देखा वो बोला ये तो बहुत ही खूबसूरत फिल्म है, इमोशनल फिल्म है, लेकिन तब धर्मा डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे थे। तो उन्होंने आदि के साथ बात किया और आदि को बोला ये फिल्म अब देखो। और आदि बाहर कहीं कल ही या आज रात ही, मुझे याद नहीं है, मुझे वीएचएस टेप बना के भेज दो। तो हमने भेज दिया। उसके 3 दिन बाद उन्होंने बोला नहीं बहुत पसंद आया फिल्म, हम लोग इसका डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूशन और मार्केटिंग जो भी कॉस्ट है हम करेंगे। और यशराज का जो मार्केटिंग टीम है वो इन्वॉल्व हुआ कि कैसे इसका, तो बिकॉज ऑफ आई थिंक यशराज की वजह से भी एक डायरेक्टर हिसाब से आई गॉट एस्टैब्लिश विद द फर्स्ट फिल्म कि उन्होंने इतना उसको सही तरह से प्रमोट किया कि यू नो आई ऑलवेज बी ग्रेटफुल टू करण और आदि फॉर द सपोर्ट दैट दे गिव माय ब्रदर निखिल। आजकल फिल्मों की कमाई पे दर्शकों का भी बड़ा वो इंटरेस्ट होता है कि फिल्म कितना कमा रही है, और कमा रही है तो पैसा किसको जा रहा है। तो मुझे भी ये सवाल सूझ रहा है कि 1.5 करोड़ की फिल्म ने 150 करोड़ से ज्यादा पैसा तो आराम से कमा लिया होगा। नहीं नहीं, इतना भी झूठ नहीं बोलूंगा मैं। अब तक अब ये तक अब तक you know that we have recovered and now we are earning extra, that is per year, but लेकिन जैसे मैंने बोला, सिंस मेरे लिए पैसे सबसे इम्पोर्टेंट नहीं, तो इसीलिए मैं हमेशा ये डिस्कशन पे जाता ही नहीं, क्योंकि मेरा लगता है मेरा आर्ट ज्यादा इम्पोर्टेंट है, यू बिल्कुल। नो। तो जो ये जो पैसे के डिस्कशन है, ये प्रोड्यूसर्स का डिस्कशन है, दो मैं खुद प्रोड्यूसर भी हूँ, तब भी मुझे लगता है ये मेरे लिए सबसे द फैक्ट, ये जो इसका द फैक्ट दैट हम लोग रिकवर करते हैं, इसका प्रूफ है कि हम फिल्म बनाते जाते हैं सही बात। और बहुत सारे टाइम खुद के पैसे से बनाते हैं, मतलब कि इसका सस्टेनेबिलिटी नहीं होता तो नहीं बना सकते। तो नेशनल अवार्ड, और उसके बाद इंडस्ट्री का कैसे, इंडस्ट्री या तो बहुत प्यार करती है, या तो कैसे आपको ट्रीट कैसे कर रही थी बॉलीवुड इंडस्ट्री? तो मेरे लिए आईएम के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि मुझे लगता है बहुत सारे चीज़ जो मैंने किया है, माय ब्रदर निखिल जैसे फर्स्ट सेम सेक्स प्लस एड्स मेन स्ट्रीम बॉलीवुड पे था, क्योंकि फायर जो था वो इंडियन प्रोडक्शन नहीं था, यू नो इट वाज एन आउटसाइड प्रोडक्ट, कैनेडियन प्रोडक्शन था। सिमिलरली आई एम अभी तक लार्जेस्ट क्राउड सोर्स एंड क्राउड फंडेड फिल्म थ्रू सोशल मीडिया,
तब के ज़माने में मैं फेसबुक, ट्विटर इसके हेल्प से ये फिल्म को फंडिंग किया था, क्योंकि कोई फंडिंग नहीं कर रहे थे। तो 400 से ज़्यादा लोग 47 कंट्रीज, अलग अलग देश से मुझे फंड्स भेजा था कि आप ये फिल्म बनाओ, क्योंकि ये फिल्म इम्पोर्टेंट है। तो मुझे लगता है जिस फिल्म पे किसी का, जो स्टूडियोज बिलीव नहीं किया, प्रोडक्शन हाउस से बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स नहीं बिलीव किया, और लोग बोलते हैं ऑडियंस नहीं है, लेकिन ऑडियंस ने मुझे ये फिल्म कैसे दिए? बनाने के लिए क्या बात। पैसे दिए, है ना। तो उससे ना बहुत हौसला बढ़ता है, उससे बहुत उम्मीद होता है कि नहीं, जो कर रहा हूँ सही। क्योंकि कोई तो जबरदस्ती मुझे नहीं बोला इस तरह का ये फिल्म बनाओ, लेकिन हर किसी का ना कुछ टैलेंट होता है। मैं अभी कोशिश करूँ कि रोहित शेट्टी जैसा फिल्म बनाओ, वो भी एक टैलेंट जरूरत होता है, वो उनका टैलेंट है। वो माय ब्रदर निखिल बना नहीं सकते, और मैं भी वैसा फिल्म बना नहीं सकता। मैं कोशिश भी करूं तो वह डब्बा बना दूंगा 100 करोड़ का डब्बा बना दूंगा। तो वो उनका और वो उनको खुशी देता है, और ये मुझको खुशी देता है। ऐसा नहीं है कि यही सही है और वो गलत है। हर कोई अपने आप की खुशी के लिए जो बनाता है, वही उनका हक है। तो मैं जो बनाता हूँ, कोई मुझे ज़बरदस्ती नहीं किया। मैं अपनी खुशी के लिए बनाता हूँ, तो जो भी मुश्किलें होती है, ठीक है, क्योंकि मैंने ही चूज़ किया ना, कोई तो बोला नहीं ओनिर ऐसा ही करो। तो वो लेकिन वो जो जब वो हर्डल्स क्रॉस करता हूँ ना, खुशी लगता है कि अच्छा ये भी चेंज किया। तो नेशनल इस फिल्म का 2 नेशनल अवार्ड मिला था, एक म्यूजिक के लिए और एक बेस्ट फिल्म हिंदी फिल्म के लिए। क्या बात है। मैं तो बहुत खुश हो गया। मैं सोचा अभी तो इंडस्ट्री का दरवाजा खुल जाएगा मेरे लिए, लेकिन मुझे ये टाइम बहुत दुख हुआ कि एक भी दरवाजा नहीं खुला, और मुझे बहुत स्ट्रगल करना पड़ा नेक्स्ट फिल्म के लिए। ये गैप बहुत ही ज्यादा गैप हो गया था, और ये मुझे दुख लगा था कि क्यों। अ, मैंने सचमुच में सोचा था अभी तो इट विल बी इजियर, लेकिन इजियर नहीं हुआ, क्योंकि नेक्स्ट फिल्म जो हुआ, मैं एक फिल्म प्रोड्यूस किया चौरंगा बोल के, वो 2016 में आया। तो 2012 में मुझे नेशनल अवार्ड मिला था। 4 साल बाद मैंने ये फिल्म प्रोड्यूस किया। फिर अपना फिल्म शब आया 2017 पे। तो ये एक, हाँ, ये टाइम पे एक गैप हो गया, जो मुझे भी बहुत ही डिफिकल्ट लगा। तो क्या वजह था, आपको क्या लग रहा था कि इंडस्ट्री क्यों मतलब हमको भी लगता है कि नेशनल अवार्ड मिल गया या इतनी चर्चा है उसके बाद भी दोनों हाथों से गले नहीं लगा रही है, वजह क्या लगती थी आपको? मुझे एक तो ये सच में समझ में नहीं आता है, क्योंकि नेशनल अवार्ड और बहुत सारा, अगेन आईएम भी बहुत सारा दुनिया भर गया, लेकिन इंडस्ट्री में एक अवार्ड नहीं मिला। इवन माय ब्रदर निखिल के टाइम पे मुझे डेब्यू डायरेक्टर का नॉमिनेशन भी नहीं मिला था। अवार्ड तो अब छोड़ो, जूही को भी कुछ नहीं मिला, संजय को भी कुछ नहीं मिला। ये तो हमेशा, मुझे पता नहीं क्यों इंडस्ट्री, आजकल तो कोई एलजीबीटी कोई करता है तो इमीडिएटली बहुत सारा ये हो जाता है कि अच्छा ये अवार्ड अवार्ड। लेकिन तब भी माय ब्रदर निखिल बोलो, आई एम बोलो, इंडस्ट्री से कोई रिकग्निशन भी नहीं मिला। और ऐसा भी नहीं हुआ कि दरवाजा खुल गया उसके बाद। लोग हमेशा मिलता है जब बोलता है हाँ आप तो बहुत अच्छे फिल्म बनाते हो, लेकिन उसके बाद जब मैं किसी चीज के लिए अप्रोच करता बोलता हूँ वो अभी ना इस तरह की चीज हम नहीं कर रहे हाँ। हैं, सो हमेशा एक एक्सक्यूज रहता है। तो मुझे मालूम नहीं ये होमोफोबिया के वजह से है, या उन लोग सोचते हैं कि ऑनिर तो खाली इस तरह का ही फिल्म बनाएगा। क्योंकि सच है कि मैं दूसरे किस्म की भी फिल्म्स बहुत बनाए। सॉरी बाय था एक रोमांटिक कॉमेडी, बस एक पल था एक थ्रिलर, शब भी अलग किस्म के फिल्म थे, कुछ भी के अल्फाज एक रोमांस था। तो ऐसा नहीं कि मेरा हर फिल्म एलजीबीटी है, और होता भी तो वो कोई रीजन होना नहीं चाहिए कि लोग यू you नो know, एक साइड पे बोलेगा अच्छा ये आपने तो बहुत ब्रेव था, बहुत बोल्ड था, फर्स्ट था, लेकिन उसके बाद कोई सपोर्ट नहीं मिलता।
लेकिन अब मैं इस बारे में सोचना भी बंद कर दिया क्योंकि वो सोचोगे तो आप निराश हो जाओगे। इम्पोर्टेंट है कि काम करते रहो, लोग साथ पे जो आपके विजन पे बिलीव करता है ना, वैसा लोग जुड़ जाता है साथ पे, और काम करते रहो। ये इंडस्ट्री नहीं आपको अपनाता है तो मैं तो स्टिल इंडस्ट्री को अपनाता हूँ, ये अपना इंडस्ट्री है, तो कभी ना कभी उन लोग भी अपना लेगा। आपकी एक लाइन कही कि शायद इंडस्ट्री होमोफोबिक आ, है क्या? आपको लगता है? मतलब कई बार बातचीत, मीटिंग्स, पर्सनल टॉक पे पता चलता है कि शायद ऐसा हो सकता है। मुझे लगता है, ऑब्वियसली तो नहीं लगता है, सामने तो सब बहुत गले मिलता है लेकिन मुझे लगता है जब कोई भी टॉपिक एलजीबीटी का होता है तो बहुत ही मुश्किल होता है उसका फाइनेंस अभी भी। और मुझे लगता है वो शायद इस वजह से कि लोग जो जो डिसाइड कर रहा है, जितना भी वो ओपन हो उतना ओपन नहीं है, दिल से उतना ओपन नहीं है, तो एक रेजिस्टेंस होता है। क्योंकि मैं अभी भी 2 करोड़ के फिल्म भी ले जाऊं तब भी लोग बोलेगा कि अच्छा अभी ना इस तरह का मुश्किल है। तो लेकिन वो खुद ही 20 करोड़ 30 करोड़ 40 करोड़ का डब्बा भी बनाएगा, लॉस भी होगा। ऐसा नहीं है, आज सबको मालूम है बड़े बड़े फिल्म लॉस, मैं तो छोटे फिल्म बनाता हूँ उस पे कैसे जैसे भी करो लॉस नहीं होता, क्योंकि आप जब 3 4 बड़े फिल्म बनाते हो वो एक पैकेज डील पे ओटीटी प्लेटफॉर्म को दे सकते हो। लेकिन उसी लिए हिम्मत चाहिए, उसी लिए एक विश भी चाहिए कि ये सब भी इम्पोर्टेंट है। हम हमारे मसाला फिल्म में बनाएंगे लेकिन साथ पे एक ऐसा बनाए जो सोसाइटी के लिए इम्पोर्टेंट है, जो इंसानियत के लिए इम्पोर्टेंट है। क्योंकि हम, ठीक है पैसे इम्पोर्टेंट है लेकिन हम आर्टिस्ट भी तो है ना, वो तो भूल जाना नहीं चाहिए कि फिल्म एक एंटरटेनमेंट भी है, लेकिन एंटरटेनमेंट दिमाग के लिए भी है ना। ऐसा तो नहीं है कि एंटरटेनमेंट दिमाग बिना है, एंटरटेनमेंट में ग्रोथ भी होना चाहिए। क्योंकि हर चीज का अलग अलग हिस्सा, अलग अलग एस्पेक्ट्स होता है। एक एस्पेक्ट को आप टोटली नेग्लेक्ट करो, वो हमारे लिए अच्छा नहीं, इंडस्ट्री के लिए अच्छा नहीं। बॉलीवुड और बॉलीवुड की जब फिल्मोग्राफी होगी तो आपने एकदम अपनी मजबूत जगह बनाई है। कभी कोई आपका नाम और आपकी फिल्मों को भूल नहीं पाएगा, जरूर हमेशा चर्चा होगी। आ, मैं ये भी समझना चाहता हूँ कि बीते दिनों, बीते कई सालों से जिस तरीके से बॉलीवुड की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर अच्छा कमाल नहीं कर रही हैं, आपका 2.5 दशक का एक अनुभव है बॉलीवुड में, 25 साल में उसको मान के चलता हूँ, और ज्यादा होगा क्योंकि आप काफी समय से डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह बना रहे थे। तो क्या वजह आपको लगती है, क्या आर्ट और फिल्मों की कहानी की तरफ झुका? क्योंकि आप जो फिल्में बना रहे थे, आपके कलाकार हो, एक्टिंग हो, बहुत रियल, ऐसा लगता था ये किरदार ऐसा ही है। लेकिन इस समय जो फिल्में फ्लॉप हो रही हैं या नहीं चल रही हैं बॉलीवुड की, बहुत सारे लूप होल्स हैं। तो मैं आपसे समझना चाहता हूँ, क्योंकि मैं खुद नहीं समझ पा रहा हूँ कि बॉलीवुड क्यों पिछड़ रहा है, क्यों फिल्में बॉक्स ऑफिस पर नहीं चल रही हैं। एक तो देखिए, ये कोविड के बाद भी बहुत कुछ बदल गया है। क्योंकि जो एक हैबिट होता था ना लोगों को फिल्म जाने का, वो हैबिट चला गया और धीरे धीरे वो वापस है। ये खाली फिल्म के बारे नहीं, मैं भी देखता हूँ कि मुझे कोई जब बुलाता है कि कॉफी के लिए मिलते हैं या बाहर, मैं ना बहुत रिलक्टेंट हो गया। क्योंकि कोविड के हाँ। टाइम पे घर में बैठ के इतना अभी जब भी बाहर जाता हूँ सोचता हूँ कि अच्छा अभी तो घर पे कुछ काम कर सकता था, तो वो ऑब्सेशन हो गया कि काम करूं, टाइम वेस्ट ना करूं। लेकिन मुझे लगता है और एक भी चीज है, अभी जो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स का राइज है ना, वो आप इफ यू लुक बैक, वो जब टेलीविजन आया था ना तब भी एक समय के लिए ना लोग सिनेमा नहीं जा रहे थे, तो हम सबको लग रहा था कि अच्छा ये तो सिनेमा का खत्म हो गया। लेकिन सिनेमा कभी खत्म नहीं होगा, एक फेज है। तो अभी सब भाग रहा है ओटीटी ओटीटी, वो तब सब भाग रहा था टेलीविजन टेलीविजन, इतने सारे केबल्स आ गए। लेकिन जो सिनेमा का जो एक अलग चार्म है, एक साथ 200 लोग बैठ के एक फिल्म देख रहे हो साथ में फ्रेंड्स लेके, वो तो एक मोबाइल स्क्रीन पे वो एटमॉस्फेयर भी नहीं आएगा, लैपटॉप पे भी वो एटमॉस्फेयर नहीं आएगा। तो वो वापस आ जाएगा, मुझे टोटली बिलीव है। लेकिन अपार्ट फ्रॉम इट एक तो प्रॉब्लम है
आप देखो साउथ इंडियन फिल्म्स जो हो रहा है कितना हिट हो रहा है, वो उनका आर्ट फिल्म्स भी हो, नया टू बोलो, फैमिली ग्रेट इंडियन किचन बोलो, या बाहुबली टाइप्स का जो है बड़े बड़े फिल्म वो भी बोलो। क्योंकि मुझे लगता है कि बॉलीवुड ज्यादातर तो एक तो रीमेक बना रहा है, ओरिजिनल स्टोरीज बहुत ही कम कर रहा है, और वो घिसे पिटे एक ही अभी तो लोग ओटीटी देखकर थोड़ा ना नया चीज कुछ देखने को वो भी चाहता है। और एक भी प्रॉब्लम है, मुझे याद है हम जब ने बॉम्बे में आए थे, तो हर फ्राइडे सुबह का शो एक फिल्म, आफ्टरनून शो एक फिल्म, इवनिंग, वो ना कभी ब्लैक पे भी खरीदते थे, लेकिन वो एक नशा था कि फर्स्ट डे सब रिलीजेस देखना है, एक जादू जैसा था। और इतने लोग भरे, लेकिन तब ना टिकट भी खरीद सकते थे। अभी एक हफ्ते में आप 3 लोग जाओ तो 1,500 चले जाता है, तो आप 3 फिल्म कैसे देखोगे? तो दूसरा एक आपने देख लिया और 2 रिलीज जो है वो तो सफर ही कर लिया, और वो 3 दिन बाद उसको तो शो से अभी मैं उस दिन गया अफवाह देखने के लिए, इतना अच्छा फिल्म, लेकिन शो ही नहीं है, टाइमिंग ही नहीं है, रात की शो नहीं है। फिर मैं एक छोटा सा फिल्म उस दिन देखा बच्चे लोगों के लिए, बहुत अच्छा है, चिड़िया खाना, उसका शो है आफ्टरनून 12:30 बजे। तो कौन नौकरी छोड़ के जाएगा? तो आप ही खुद ही एक साइड मल्टीप्लेक्स बोलेगा अच्छा कोई नहीं आ रहा है, लेकिन आप जब शो टाइमिंग्स दे रहे हो, इस तरह के फिल्म को आप इवनिंग नाइट शो एक भी नहीं दोगे, तो आपको ऑडियंस भी कैसे मिलेगा? क्योंकि एक तो आप 500 रुपए 400 रुपए के टिकट लगा रहे हो, ऊपर से आप सोचते हो कि लोग ऑफिस ना जाके आए ये फिल्म देखने। आफ्टरनून इवनिंग के लिए रखो ना अपना हॉलीवुड और बड़े बड़े जो एक्शन फिल्म्स है जो लोग जा रहे हैं। लेकिन इस फिल्म्स जो है छोटी बजट के, जिसकी कहानी अच्छी है, इसको थोड़ा प्यार से रिलीज करना चाहिए। क्या लेकिन बात। आजकल जो इंडिया है सब ज्यादातर नेगेटिव फिल्म्स के बारे में ही बात करने लगता है, जो अच्छे फिल्म है उसके बारे में कोई बात ही नहीं करता है। कल भी मुझे एक आया था कि अब पैनल पे आओ, ये जो फिल्म अभी रिलीज होने वाला है उसके बारे में सब नेगेटिव। ऐसे मुझे ना किसी नेगेटिव चीज के बारे में बात ही नहीं करना है। मुझे आप अच्छे फिल्म्स के बारे में बात करने बोलो, वो दिल से करूंगा, नेगेटिव चीज को क्यों पब्लिसिटी दे। क्या बात है, क्या बात है, जरूर आपने कहा छोटी फिल्मों को समय देना चाहिए थिएटर्स को। जाते आते अंतिम सवाल, अंतिम 2 मिनट बचे हैं हमारे पास। अनिल, मैं जानना चाह रहा था कि आने वाले दिनों में क्या बना रहे हैं जो आप बता सकते हैं, कि आजकल तो बहुत सारे बॉन्ड साइन करते हैं कि बता नहीं पाते, लेकिन आप जो बता सकते हैं। अभी तो मैं खुद ही बनाता हूँ, खुद के साथ ही बॉन्ड है जो मेरा है। तो अभी मेरा जो फिल्म कशिश फिल्म फेस्टिवल में ओपनिंग फिल्म था, उसकी फिल्म का नाम है पाइन कोड। वो एक गे लव स्टोरी है, जो जब लोग अभी अभी जब रिलीज हुआ मुझे बहुत अच्छा लगा कि कशिश पे ये ओपनिंग फिल्म था, और ऑडियंस जो था वो उनका रिएक्शंस बहुत ही अच्छा था। और मुझे ये अच्छा लगा कि हर कोई जो जिसने मुझे मैसेज किया, उन्होंने बोला कि ये जो फिल्म है ये लगता है कि हमारे लिए बनाया है, इस पे कोई फिल्टर लगाया नहीं कि अच्छा ये कैसे जो हेट्रोसेक्सुअल वर्ल्ड है उन लोग कैसे इसको एक्सेप्ट करेगा, किस तरह से देखेगा। वो विचार से नहीं है, वो अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीने का हक है और देखने का भी हक है, उस तरह से ये कहानी बोला गया है। मुझे मालूम है बहुत लोग इसको भी बोलेगा अच्छा ये बहुत ही बोल्ड है, फर्स्ट टाइम इस तरह के अगेन ये फिल्म भी होगा कि बॉलीवुड में फर्स्ट टाइम एक आउट एंड प्राउड क्वेयर एक्टर जो है वो मेन लीड का किरदार कर रहा है। तो मुझे अच्छा लगता है कि हर कुछ साल मैं ऐसा कुछ करता हूँ जो बॉलीवुड में फर्स्ट टाइम क्या होता है। क्या तो बात है। छोटी फिल्म भी हो लेकिन दिल से बनाया, और इस पे भी ऐसे कुछ है जो फर्स्ट टाइम है। आपकी इस फिल्म के लिए अनिल, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, और हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, थैंक यू।